अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है न्यू क्लासिकल पीरियड। आज की वीडियो में हम न्यू क्लासिसिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल के ऊपर इंग्लिश हिस्ट्री के बारे में ओल्ड इंग्लिश से लेके प्यूरिटन एज तक तमाम वीडियोस जो हैं वो सीक्वेंस के साथ अपलोड की हुई हैं। आप लोग उनको भी लाजमी देखें ताकि आपका जो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, हिस्ट्री के रिलेटेड आपका जो एक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर रहे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, न्यू क्लासिकल जो पीरियड है, इस पीरियड को डिवाइड किया जाता है 3 सब पीरियड्स में। ठीक है, 3 सब कैटेगरीज आती हैं इस टाइम पीरियड के अंदर, और उन 3 स्टेजेस को मैं आप लोगों के साथ पहले डिस्कस कर लूँ, उसके बाद हम न्यू क्लासिकल पीरियड को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, 3 स्टेजेस में जो फर्स्ट स्टेज आता है न्यू क्लासिकल पीरियड का वो है रेस्टोरेशन पीरियड। फ्रेंड्स, रेस्टोरेशन पीरियड जो है जिसमें किंग रिस्टोर होता है, मोनार्की रिस्टोर होती है, ये टाइम पीरियड रहा 1660 से लेके 1700 तक। ठीक है फ्रेंड, इस टाइम पीरियड में जो थिएटर्स क्लोज थे वो जो हैं ओपन हो गए। ठीक है, थिएटर्स ओपन हो गए थे। ठीक है, मोनार्की रिस्टोर हो गई थी। ठीक है, उसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट जो टाइम पीरियड है, नेक्स्ट जो पार्ट है, एज है, वो है अगस्टन पीरियड। फ्रेंड्स, अगस्टन पीरियड जो है ये 1700 से लेके 1745 तक रहा। नेक्स्ट जो स्टेज है, नेक्स्ट जो पीरियड है वो है अगस्टन पीरियड। फ्रेंड, अगस्टन पीरियड का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 1700 से लेके 1745। ठीक है, और फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड को एज ऑफ पोप भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टाइम पीरियड है वो है एज ऑफ जॉनसन, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफ सेंसिबिलिटी। ठीक है, इसका जो टाइम स्पेन रहा वो 1745 से लेके 1785 तक था। ठीक है, और इस टाइम पीरियड में जॉनसन जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया और जॉनसन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये तो थी 3 सब कैटेगरीज जिनमें न्यू क्लासिकल पीरियड जो है वो डिवाइड होता है। फ्रेंड्स, न्यू क्लासिकल जो टाइम पीरियड है, जो लिटरेचर है न्यू क्लासिकल पीरियड का, वो लिखा गया था 1660 से लेके 1785 तक। यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि न्यू क्लासिकल पीरियड में आगे जो हैं सब कैटेगरीज आती हैं, डिफरेंट पीरियड्स आते हैं, तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1660 से लेके 1785 तक था। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है न्यू, ये जो एज है इसको न्यू क्लासिकल एज या सूडो क्लासिकल एज कहा जाता है, जिसका मतलब है आर्टिफिशियलिटी ऑफ द राइटर्स ऑफ दिस एज। अब फ्रेंड्स, इस पॉइंट को समझना आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखें कि न्यू क्लासिकल इस टाइम पीरियड को क्यों कहा जाता है। अब यहाँ पे वर्ड न्यू जो है, टर्म जो है न्यू, ये कम्बिनेशन है न्यू का और क्लासिकल का। न्यू का मतलब है न्यू, ठीक है, नया, और क्लासिकल जो है उसका मतलब है एज इन द डे ऑफ रोमन एंड ग्रीक क्लासिक, यानी कि जो प्रीवियस पास्ट जो रोमन और ग्रीक्स थे उनके टाइम को जो है क्लासिक मींस बोला जाता है। तो उसके जो उन टाइम का जो लिटरेचर था वो अब लिटरेचर लिखा जा रहा था, यानी कि उसको नया करके पेश किया जा रहा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी जो टर्म की वजह से न्यू क्लासिकल, यानी कि जो पुरानी राइटिंग्स थी, जो कि रोमन और ग्रीक राइटिंग्स थी, उनको नए तरीके से लिख के सामने लाया जा रहा था, नए एक शेप दे के उनको सामने लाया जा रहा था। फ्रेंड्स, आर्टिफिशियलिटी ऑफ द राइटर्स ऑफ दिस एज, सूडो क्लासिक क्या होता है। फ्रेंड्स, सूडो क्लासिकल का मतलब होता है नकल करना, यानी कि इमिटेट करना। न्यू क्लासिकल के जो राइटर थे वो इमिटेट करते थे स्टाइल को, थीम्स को, सब्जेक्ट्स को। किन के सब्जेक्ट्स को, थीम्स को इमिटेट करते थे? रोमन और ग्रीक। ठीक है, रोमन और ग्रीक जो राइटर्स थे जैसा कि सोफोक्लीज, होमो, प्लेटो, वर्जिल, ये जो लोग थे इनको ये फॉलो करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने रेनेसां पीरियड से या फिर एलिजाबेथन पीरियड यानी कि रोमांटिक जो एक टाइम पीरियड था उससे टोटली ही ब्रेक कर लिया था। ठीक है, उन्होंने बाद से मुकम्मल ब्रेक कर लिया था, और ये लोग ग्रीक को और रोमन्स को फॉलो कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड के जो ऑथर थे उन्होंने उनके अंदर एक एक्सेप्शनल जो टैलेंट था उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी थी। ठीक है, इसलिए वो ग्रीक और एंशियंट की तरफ मुड़ जाते हैं और उन्होंने फ्रेंच को फॉलो करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने एंशियंट को फॉलो करना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, ये कहते थे कि अगर हम ये कहते थे कि अगर एंशियंट रूल जो बनाए गए हैं उन्हीं को फॉलो करो।
ठीक है, और उन्हीं को फॉलो करते थे, उन्हीं के सब्जेक्ट मैटर को फॉलो करते थे। अपनी खुद की कोई इमेजिनेशन नहीं थी, कोई विगर नहीं था, ठीक है, कोई क्रिएटिविटी नहीं थी, कोई डेप्थ नहीं थी। ये टोटली उन्हीं के सब्जेक्ट को इमिटेट कर रहे थे, ठीक है। इवन कि उनका जो थीम होता था वो भी उसी को, ये 18th सेंचुरी के जो राइटर थे यानी कि न्यू क्लासिकल के जो राइटर थे उसी को फॉलो करते थे, ठीक है। फ्रेंड्स, हम यूँ कह सकते हैं कि जो 18th सेंचुरी की राइटर हैं ये इन्होंने आंख बंद करके जो क्लासिकल राइटर हैं उनको फॉलो किया है, उनको कॉपी किया है, ठीक है। फ्रेंड्स, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कहा है कि 18th सेंचुरी के जो राइटर हैं उनका जो फॉर्म है और उनका जो सब्सटेंस है उसमें बैलेंस दिखाया गया, लेकिन इनका अपना जो हारमोनियस बैलेंस है वो डिस्टर्ब है, ठीक है। फ्रेंड्स, वो कहते हैं कि उन्होंने फॉर्म पे जोर दिया है। जो ग्रेटसन है वो कहते हैं कि इन्होंने फॉर्म पे जोर दिया है, ना कि इन्होंने कंटेंट पे जोर दिया है। और फ्रेंड्स, इसी वजह से इस टाइम पीरियड को सूडो क्लासिक पीरियड कहा जाता है, क्योंकि सूडो का मतलब होता है नकल करना, यानी कि कॉपी करना, इमिटेट करना। तो फ्रेंड्स, इट्स मीन कि इन्होंने खुद से कुछ भी नहीं लिखा। इन्होंने 18th सेंचुरी के जो राइटर हैं इन्होंने उन राइटर्स को जो एंशियंट रोमन ग्रीक राइटर्स हैं उनको फॉलो किया है, उनको कॉपी किया है, उन्हीं के स्टाइल को लिखा है, ठीक है। नई एक शेप दे के, नया एक राइटिंग बना के उसको सामने लाया है। तो हम कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड का जो लिटरेचर है वो आर्टिफिशियल लिटरेचर है, ठीक है। ये एक सूडो क्लासिक लिटरेचर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही जो है न्यू क्लासिकल जो पीरियड है वो शुरू होता है, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स, जो न्यू क्लासिकल पीरियड है ये टाइम था कंफर्टेबलनेस का, ठीक है। कंफर्टेबलनेस कैसे थी फ्रेंड्स? इस टाइम में लोग क्या करते थे, लोगों में सेल्फ अवेयरनेस आ रही थी, ठीक है। लोग एक दूसरे के साथ अपने जो प्रॉब्लम्स थे, अपने जो पॉलिटिकल या फिर जो भी उनके प्रॉब्लम्स होते थे वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे, ठीक है। इंग्लैंड के अंदर ये टाइम जो था ये रेस्ट का टाइम था, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स, लोग खुद को तवज्जो दे रहे थे, खुद को जो है ना डिस्कवर कर रहे थे, लोग क्लेवर हो रहे थे, विटी हो रहे थे। इस टाइम पीरियड का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो ये था कि वो मिडिल क्लास का स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है। और इसी वजह से ज़्यादा लोग जो थे वो पढ़ लिख रहे थे, लिटरेट हो रहे थे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड को हम इनलाइटनमेंट पीरियड भी कहते हैं। इनलाइटनमेंट पीरियड इस टाइम पीरियड को क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड में नॉलेज आ रहा था लोगों में, लोग अवेयर हो रहे थे, लोगों में काफ़ी सेंस आ रही थी, उनमें जो है खुद को पहचानने की सेंस आ रही थी, नॉलेज आ रहा था, लोग चीज़ों के बारे में जान रहे थे, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स, ऑथर्स जो थे उनका एक जो प्राइमरी पर्पस था, ऑथर्स कहते थे कि रीजंस एक प्राइमरी बेस है और किसकी, अथॉरिटी की, ठीक है। तो फ्रेंड्स, रीज़न जो थी यानी कि अकल को यूज़ किया जा रहा था, अकल ही जो है डोमिनेंट करैक्टरिस्टिक है इस टाइम पीरियड में, कि रीज़न को काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे थे। फ्रेंड्स, अब हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू क्लासिकल पीरियड को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियलिज्म। फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियलिज्म जो है वो इस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स, फ़िलोसफीज़ जो थी वो इस टाइम पीरियड की, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है आइडियाज़ को बदल दिया था, इस टाइम पीरियड के आइडियाज़ को बदल दिया था, ह्यूमन लाइफ को बदल दिया था, ठीक है, शेप दी थी एक उनको। उसके अलावा फ्रेंड्स, थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक जो हैं इन्होंने भी फ़िलोसफिकल एग्जाम्पल्स के ज़रिए जो है इस टाइम पीरियड के लिटरेचर को शेप दी थी। और इसी तरह फ्रेंड्स, इन्होंने लोगों में फ़िलोसफीज़ के थ्रू एक सेंस अवेयर की कि इनमें इनका जो व्यू ऑफ लाइफ था या विजन ऑफ मैन था वो भी मीन्स डिफरेंट था, ठीक है। वो चाहते थे कि उन्होंने अपनी फ़िलोसफीज़ में जो है ह्यूमन राइट के बारे में, इक्वल राइट्स की बात की थी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फ़िलोसफिकल जो आइडियाज़ थे, उन फ़िलोसफीज़ जो थी उन्होंने उस टाइम पीरियड के आइडियाज़ को बदल के रख दिया था और लोगों का जो रुझान था वो ज़्यादातर मटेरियलिज्म की तरफ हो रहा था। नेक्स्ट जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है वो है इमिटेशन ऑफ क्लासिक्स। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले बात की कि इस टाइम पीरियड के जो राइटर्स थे वो फॉलो कर रहे थे, इमिटेट कर रहे थे स्टाइल को, थीम को। किन के थीम को, स्टाइल को फॉलो कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे? एंशियंट ग्रीक राइटर्स को, ठीक है। फ्रेंड्स, इन राइटर्स ने क्लासिकल को इतना जो है कॉपी किया, इतना कॉपी किया कि इन्होंने इनको खुद का जो एक स्टाइल था, इनका खुद का एक जो विजन था वो दब के रह गया। इनकी कोई क्रिएटिविटी सामने ना आई, कोई भी इनकी इमेजिनेशन, फीलिंग, कुछ भी इन्होंने अपना नहीं लिखा। इन्होंने टोटली उनकी राइटिंग्स को कॉपी किया, उनके स्टाइल को कॉपी किया, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स,
उन्होंने खुद से कुछ भी जो है लिटरेरी वर्क नहीं लिखा। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में जो है जो इमिटेशन ऑफ क्लासिक्स है, इसकी वजह से इस टाइम पीरियड को आर्टिफिशियल लिटरेचर कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये बात भी हमें माननी पड़ेगी कि जो रेनेसां के राइटर्स थे उन्होंने भी क्लासिकल राइटर्स को फॉलो किया था, कॉपी किया था उन्होंने, लेकिन फ्रेंड्स उन्होंने इस तरह कॉपी नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ उनसे इंस्पायरेशन ली थी, उन्होंने जस्ट इंस्पायरेशन ली थी उनसे। लेकिन न्यू क्लासिकल के जो राइटर्स थे इन्होंने टोटली उनको कॉपी किया था। तो हम कह सकते हैं कि इस टाइम को हम ट्रेडिशनल लिटरेचर भी कह सकते हैं, यानी कि ओनली ये जो है ये एक आर्टिफिशियल लिटरेचर है, इमिटेटेड लिटरेचर है। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रेट करैक्टरिस्टिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर। फ्रेंड्स, नेचर का कॉन्सेप्ट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है इस टाइम पीरियड की। फ्रेंड्स, नेचर का मतलब ये नहीं लिया गया कि बादल की बात हो रही है, बारिश की बात हो रही है, हवा की, या इस तरह नेचर को इस टाइप का नहीं लिया गया, बल्कि नेचर से मुराद ये ली गया कि इंसानी नेचर, जनरल ह्यूमन नेचर के बारे में बात हुई है। फ्रेंड्स, इनके व्यू को भी जो है क्लासिकल सेम ही मीन्स उनका स्टैंडर्ड होता था, ठीक है। उन्होंने जनरल ह्यूमन की बात की है, इंसानी नेचर की बात की है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड में ह्यूमन नेचर जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था, मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम था या फिर करैक्टरिस्टिक थी इस टाइम पीरियड की। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है करैक्टरिस्टिक आ जाती है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैन। फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मैन से आपका क्या मुराद है? कॉन्सेप्ट ऑफ मैन से मुराद ये है कि मैन को लिमिटेड पावर के साथ और लिमिटेड बीइंग समझा जाता था, ठीक है। बहुत से वर्क्स जो हैं, बहुत से राइटर्स जो हैं, उन्होंने इस बात के ऊपर, मैन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टायर किया है अपने वर्क्स में, मैन के प्राइड के बारे में बात की है, ठीक है, और उसको ये एडवाइस किया है कि वो लिमिटेड पावर के साथ और नॉलेज के साथ रहे, ठीक है। इसी तरह फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मैन जो था ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है उस टाइम पीरियड की। नेक्स्ट जो हमारे पास थीम आता है या करैक्टरिस्टिक आती है वो है रेशनलिज्म। फ्रेंड्स, रेशनैलिटी, रेशनलिज्म क्या है? फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड में जो भी लिखा जाता था रीज़न बेस्ड होता था, रीज़न बेस्ड चीज़ें होती थी, रियलिस्टिक होती थी, ठीक है फ्रेंड्स। रोमांटिक और रेनेसां की तरह इमेजिनेशन नहीं होती थी, बल्कि जो भी रीज़न होती थी उसी पे बेस्ड जो है जो भी लिखा जाता था उसी को रियलिटी बेस्ड चीज़ को लिखा जाता था, इमेजिनेशन नहीं होती थी, कोई भी फीलिंग्स जो होती थी वो उनको नहीं दिखाया जाता था। और उस टाइम की पोइट्री जो थी उसमें भी रेशनलिज्म को दिखाया गया। उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो करैक्टरिस्टिक है वो है स्कॉलरली एल्यूजन्स। फ्रेंड्स, स्कॉलरली एल्यूजन्स जो थे उनका क्या मतलब लिया जाता था? स्कॉलरली एल्यूजन्स मींस कि राइटर्स जो हैं वो हमें टीच कर रहे थे, लाइक एक टीचर जो अपने स्टूडेंट्स को टीच करता है, पढ़ाता है, जैसा कि उसको कुछ भी नहीं पता वो उसको मुखातिब करके पढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे जो राइटर्स थे वो भी कुछ ऐसा ही शो करते थे, ठीक है, जैसे वो बात कर रहे हों, जैसे वो हमें समझा रहे हों। मोस्टली तो फ्रेंड्स ऐसे होता है कि पोइट्री में पोइट अपनी फीलिंग्स को शेयर कर देता है, इमेजिनेशन को शेयर कर देता है, तो जो रीडर होता है वो उसको या फिर इंटरटेनमेंट समझता है या फिर उससे कुछ लेसन जो है वो सीखता है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड में स्कॉलरली एल्यूजन्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता था, ठीक है। और इनको इससे यही मीन्स लिया जाता है कि जो राइटर्स थे वो कुछ ना कुछ सिखाते थे, पढ़ाते थे और स्टूडेंट्स को जैसे मीन्स राइटर जो है वो रीडर को मुखातिब करके कोई बात करता है, तो इसी तरह इसी को हम कहते हैं स्कॉलरली एल्यूजन्स। तो फ्रेंड्स, स्कॉलरली एल्यूजन्स जो हैं ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करैक्टरिस्टिक है न्यू क्लासिकल पीरियड की। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करैक्टरिस्टिक है वो है रियलिज्म। फ्रेंड्स, रियलिज्म जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक करैक्टरिस्टिक है, मीन्स रियलिस्टिक चीज़ों को दिखाया जाता था, वही चीज़ें सामने आती थी जो कि रियल होती थी, रियलिटी बेस्ड होती थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह रियलिज्म भी जो है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है। उसके बाद आ जाते हैं क्लासिकल रूल्स। फ्रेंड्स, क्लासिकल रूल्स बहुत ज़्यादा होते थे इस टाइम पीरियड में, मींस एक ऐसा रूल है कि अगर आपने पोइट्री में राइम को यूज़ करना है तो करना ही करना है। अगर आप पोइट्री लिख रहे हैं तो आप उसमें राइम को नहीं छोड़ सकते, राइमिंग स्कीम आपको लिखनी ही है, बनानी ही है उस पोइम के अंदर। उसके अलावा अगर सोनट को लिख रहे हैं तो 14 लाइन्स पे ही लिखेंगे, जैसा कि शेक्सपियर ने लिखी, कभी एक सोनट को 12 लाइन्स पे छोड़ दिया और एक सोनट को 15 लाइन्स तक लेके गए। लेकिन फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड में ऐसा नहीं होता था, रूल्स बनाए गए और उन रूल्स को स्ट्रिक्टली जो है फॉलो किया जाता था, उन रूल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता था। तो फ्रेंड्स, क्लासिकल रूल्स जो है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है इस टाइम पीरियड की।
नेक्स्ट जो करैक्टरिस्टिक है वो है हीरोइक कपलेट। फ्रेंड्स हीरोइक कपलेट जो है जॉन ड्राइडन ने इसको इन्वेंट किया था, और फ्रेंड्स जॉन ड्राइडन ने अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट 3000 जो हैं हीरोइक कपलेट्स लिखे थे। और फ्रेंड्स इन राइटर्स ने हीरोइक कपलेट में इतना काम लिखा कि इनके वर्क्स जो थे वो ऑडियंस को बोरिंग लगने लगे। ठीक है, तो इस तरह फ्रेंड्स हीरोइक कपलेट भी जो है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है इस टाइम पीरियड की। नेक्स्ट जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक है वो है पोएटिक डिक्शन। फ्रेंड्स पोएटिक डिक्शन जो है ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है इस टाइम पीरियड की। ठीक है फ्रेंड्स, जो लोग थे जैसा कि अभी हमने बात की कि पोएटिक डिक्शन बहुत ज़्यादा था, इसमें बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, चीज़ जो होती थी जिस तरह होती थी उसको वैसे ही लिखा जाता था। अब तो यह ना कि राइटर्स जो हैं वो नावल को जिस तरह चाहें लिख सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, लेकिन फ्रेंड्स उस टाइम पीरियड में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। नावल को अगर रोमांटिक लिखना है तो उसको रोमांटिक ही लिखा जाता था, नावल को नावल ही लिखा जाता था। ठीक है, जो भी पोइट्री के रूल्स होते थे उनको फॉलो किया जाता था। ठीक है, राइम स्कीम जो होती है या फिर जो भी राइटिंग्स होती थी उनको जो है उसी तरह लिखा जाता था कि राइटर्स जो थे अगर उन रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, पोएटिक डिक्शन को फॉलो नहीं करते थे, तो ये कहा जाता था कि यू आर नॉट अ गुड राइटर, यू आर नॉट अ गुड पोइट। तो फ्रेंड्स इसलिए उन राइटर्स को, उन पोइट्स को उन तमाम रूल्स को फॉलो करना पड़ता था जिनमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती थी। नेक्स्ट जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक आती है वो है ऑब्जेक्टिविटी। फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिविटी जो है ये बहुत ज़्यादा मिलती है हमें उस टाइम के वर्क्स में। ठीक है, जैसा कि जॉन मिल्टन ने एक वर्क लिखा पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड। तो फ्रेंड्स इसके अलावा और भी राइटर्स हैं जिन्होंने ऑब्जेक्टिव लिखा। ठीक है, उनकी राइटिंग्स में कोई सब्जेक्टिव चीज़ नहीं थी, ये कॉमन चीज़ थी जो कि हर राइटर की राइटिंग में हमें देखने को मिलती है। ऑब्जेक्टिव राइटिंग थी, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसमें कुछ सब्जेक्टिव डिस्कस किया गया हो। तो फ्रेंड्स इसी तरह ऑब्जेक्टिविटी जो है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है उस टाइम पीरियड की। तो फ्रेंड्स ये तो था न्यू क्लासिकल पीरियड जिसको हमने डिस्कस किया डिटेल के साथ, उसकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग रेस्टोरेशन पीरियड को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। तो एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।